नेक्स्ट हम अब शुरू क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनल शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमें क्या मिलते हैं, ऑर्गेनल्स मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्गेनल जो हमारा होगा वो होगा ईआर, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फुल फॉर्म हो गया, शॉर्ट में ईआर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ईआर होता क्या है? ठीक, तो ईआर का बेसिकली एक फंक्शन होता है, ये एक सेल ऑर्गेनल है ऑब्वियसली, और इसका एक क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो ये घर का क्या है, छोटे भाई की तरह है, जिसका एक बिजनेस है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक बिजनेस है, जो कि करता क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। स्पेशली जो प्रोटीन वगैरह बनते हैं ना, तो वो सेल के किसी भी पार्ट में पहुंचाना। ठीक है, साइटोप्लाज्म में किसी भी ऑर्गेनल को अगर प्रोटीन की जरूरत है तो यही पहुंचा देगा। ठीक है, न्यूक्लियस को चाहिए होगा तो उसको भी यही पहुंचा देगा। ठीक, कुछ इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, इसका स्ट्रक्चर इमेज लगा रखी है मैंने। ठीक, अब इसके क्या होता है ना, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, तो यहाँ देखोगे ट्यूब की तरह है ये। ठीक है, ट्यूब्स की तरह है ये। क्लियर है? और ये ना वैसे दिखता है, इसका जो ईआर का जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर होगा उसका। ठीक है, ट्यूब की तरह दिखेगा, बेसिकली एक बैग और एक ट्यूब्स यहाँ देखोगे कनेक्टेड है, बैग की तरह इसका स्ट्रक्चर होगा, एक ट्यूब देखोगे यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो वन फंक्शन ऑफ ईआर इज टू सर्व एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है, स्पेशली प्रोटीन, किसके बीच में करेगा, वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तुम्हें पता चल गया होता क्या है। नाउ, अब जो ईआर होता है उस पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी कुछ होती है, सेल की जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम आर ई आर भी कहते हैं और स्मूथ वाले को एस ई आर कहते हैं। ठीक है, अब रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिफरेंस क्या होता है, ठीक, या इनका फंक्शन क्या होता है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक क्या है, सरफेस है, अगर उसमें कोई चीज ऐसे लग जाएगी, ठीक है, तो रफ बन जाएगा वो, हाँ है ना। और अगर कोई एक ऐसा सरफेस है जिसपे कुछ नहीं है तो वो स्मूथ हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो जो चीज इस पे अटैच्ड हुई है वो चीज इसको रफ बना रही है, तो इसलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। अब इस पे अटैच्ड क्या है, तो वो राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं इसके पे अटैच्ड होते हैं। अब ये जो राइबोसोम है ये क्या मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, इनका काम है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो होते हैं अटैच्ड होते हैं ईआर पे, जिसके वजह से क्या हो जाता है, रफ बन जाएगा। और जो राइबोसोम है वो बेसिकली करता है क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। तो राइबोसोम के पास खुद का ही आरएनए होता है और प्रोटीन ही अपना मैन्युफैक्चर करेंगे। प्लस राइबोसोम के पास क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होता, नो मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो राइबोसोम के पास तुम्हें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, नो मेम्ब्रेन। ना, अब अगर जो तुम्हारा राइबोसोम है ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, अब ये पार्ट किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। तो अगर तो हम ये कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, राइट। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या मैन्युफैक्चर करता है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, तो बेसिकली वो प्रोटीन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ राइबोसोम अटैच्ड है। राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, ये ध्यान रख। नेक्स्ट आते हैं इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक, अब अगर इस पे कोई भी चीज अटैच नहीं है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, राइट। तो इसके पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता है, नो राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। और ये क्या मैन्युफैक्चर करेगा, फैट्स मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल क्या करेगा ये, मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, जैसे अगर इसमें रफ पे देखोगे तो कुछ चीज अटैच थी तो वो सरफेस को क्या बना देती है, रफ बना देगी, राइट। अब अगर यहाँ पे क्या है, जो ऑयल होता है या फिर जो घी होगा या फिर बटर हो गया, अगर तुम उसको किसी सरफेस में डाल दोगे, ठीक है, उसको किसी सरफेस में डाल दोगे तो वो सरफेस कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, राइट। तो रफ से ध्यान रखना, रफ पे क्या है, प्रोटीन राइबोसोम अटैच्ड है तो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करेगा। और अगर कोई सरफेस स्मूथ है तो बेसिकली वो फैट, अगर तेल वेल डाल दोगे किसी सरफेस में तो स्मूथ सा हो जाता है ना, बिल्कुल ही। ठीक है, तो उससे ध्यान रख लेना। तेल वगैरह क्या है, फैट सोर्सेज होते हैं, घी हो गया तुम्हारा, फैट सोर्सेज हो गया, बटर हो गया, फैट के सोर्सेज हो गए। तो ध्यान रखना ये क्या करेगा, फैट मैन्युफैक्चर कर, ऐसे ध्यान रख सकते। अब ये डिटॉक्सिफाई करने पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है तुम्हारा, जो भी हार्मफुल ड्रग्स वगैरह अगर कोई कंज्यूम कर लेगा या कोई पॉइजन कंज्यूम कर लेगा तो उसको डिटॉक्सिफाई करने पे के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है ना।
तो नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है हमारा वो है गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस जो है वो किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलियो गोल्गी ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे। तो कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फ्लैटन सैक, यानी कि कट्टे की तरह होता है या ये बैग की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर, अगर तुम देखोगे ना, ठीक है। और सिस्टर्न बनाते हैं ये लोग, ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के देखोगे तो ये पैरेलली अरेंज है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? एक सिस्टर्न बनाते हैं। तो सिस्टर्न बेसिकली क्या होता है? एक टैंक होता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे रेस्ट रूम जो होते हैं, ठीक है, तुम्हारे घर पे जो रेस्ट रूम होगा तो उस पे तुम देखोगे जो तुम्हारे टॉयलेट सीट होगी उसके ऊपर एक बॉक्स रखा होगा, फ्लश जिसे तुम कह देते हो, राइट। तो वो जो फ्लश है ना, बेसिकली वो सिस्टर्न होता है, ठीक है। वो एक टैंक है जिसपे पानी क्या होता है? स्टोर रहता है, ठीक है। फिर तुम वो एक क्या बोलोगे, हुक सा होता है जिसको डाउन करते हो तो पानी नीचे आता है, राइट। तो इसी को सिस्टर्न कहते हैं, यही होता है सिस्टर्न, ठीक है। नाउ द मटेरियल सिंथेसाइज नियर ईआर। अब ईआर में हमने देखा क्या चीज सिंथेसाइज होती है? प्रोटीन बनाता है हमारा ईआर, कौन सा? रफ ईआर। और स्मूथ ईआर क्या बनाता है? फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है हमारे। तो उसको पैकेज करने का काम किसका होता है? गोल्गी एपरेटस का होता है। तो गोल्गी एपरेटस को क्या मान लो? एक बड़ा भाई मान लो। बड़ा भाई है जिसके बहुत सारे बिजनेसेस है, ठीक है। वो एक सिंगल बिजनेस नहीं करता। तो वो पैकेजिंग का भी काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो मॉडिफिकेशन का भी काम करता है, स्टोरेज का भी काम करता है, तो सारा चीज का वो काम कर लेता है। वही ईआर को तुम उसका छोटा भाई मान सकते हो। तो वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट, उसका एक ही काम है, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और जो भी मटेरियल वो सिंथेसाइज करता है तो गोल्गी एपरेटस उसको क्या कर देगा? डिस्पैच कर देगा। तो मटेरियल सिंथेसाइज नियर ईआर इज पैकेज हो जाएगा कहाँ पे? गोल्गी एपरेटस में ही। और डिस्पैच कर दिया जाएगा, यानी इसको भेज दिया जाएगा सेल के अंदर, जहां जहां सेल के अंदर किसको जरूरत होगा तो वहां पे, वरना सेल के बाहर अगर किसी को जरूरत होगा तो वहां पे भेज दिया जाएगा। इसका फंक्शन क्या है? जैसे मैंने बताया, स्टोरेज का है, मॉडिफिकेशन का है, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है? गोल्गी एपरेटस बड़ा भाई है जिसके बहुत सारे बिजनेस है। तो क्या कर सकता है? ये स्टोरेज का भी है, इस पे वेयर हाउस, बढ़िया सा वेयर हाउस है जहाँ पर ये सामान वगैरह स्टोर कर लेगा। मॉडिफिकेशन भी कर लेगा, ये कोई चीज बदलनी होगी थोड़ी बहुत वो भी कर लेगा, पैकेजिंग वगैरह भी ये कर लेता है। जबकि ईआर सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है और प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर करे। ध्यान रखना इन दोनों को ना। और गोल्गी एपरेटस और क्या चीज कर सकता है? कभी कभार क्या करता है? कॉम्प्लेक्स शुगर जो होता है ना उसको सिंपल शुगर पे भी कन्वर्ट कर देता है। ये तुम्हारे गोल्गी एपरेटस में ही तुम्हें देखने को मिलेगा। जनरली तुमने ये सुना होगा कि सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है, राइट, हमारे डाइजेशन के दौरान। लेकिन गोल्गी एपरेटस कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट कर देता है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स बनाने के लिए भी ये इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं जो गोल्गी एपरेटस बनाता है? अब लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम बेसिकली तुम बोल सकते हो क्या है? एक डस्टबिन है, डस्टबिन ऑफ अ सेल, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डस्टबिन बोल सकते हैं सेल का। तो लाइसोसोम्स कौन बनाता है? गोल्गी एपरेटस बनाता है। अब लाइसोसोम्स के अंदर तुम्हें ना एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। एंजाइम्स करते क्या है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसको बना के कौन देता है? ये जो एंजाइम्स आए ये किसके, कहाँ से आए इसके पास? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के दे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? एंजाइम बनाएगा और क्या कर देगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा किसको? लाइसोसोम को। अब ये लाइसोसोम का क्या है? डाइजेशन का काम है। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल बाहर से कोई भी चीज अगर इसमें आएगी, सेल के अंदर आ जाएगी, उसको ये क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। इवन अगर कोई एक सेल है वो खराब हो गया, डेड सेल हो गया, ठीक है, वॉर्न आउट हो गया, तो ये क्या करता है? ये ना फट जाता है, ये क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। और इसके एंजाइम जो है पूरे सेल पे ऐसे फैल जाएंगे, छींटे पड़ जाएंगे इसके एंजाइम्स के। अब ये जो एंजाइम्स है बेसिकली करेंगे क्या? जो जहां जहां इनके छींटे पड़ेंगे उन सबको क्या कर लेगा? ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्लियर है। तो अपने आप को भी ये क्या कर देता है? अपने सेल को भी ये क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है। और वही सेल को करेगा जो वॉर्न आउट हो गया, यानी कि डेड सेल हो गया, खराब हो गया जो से। अब इसका काम क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में करना, क्लियर है। बेसिकली डाइजेशन के टाइम पे यही होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो सिंपलर फॉर्म पे ही कन्वर्ट होता है। सिर्फ गोल्गी एपरेटस है कुछ केसेस में वो क्या कर देता है? उल्टा कर देता है, सिंपलर शुगर जो हो गया, सिंपल शुगर को वो कॉम्प्लेक्स पे कन्वर्ट कर दे। देख लो इस पे भी यही लिखा है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, ठीक है, अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम क्या क्या डाइजेस्ट कर सकता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स कर सकता है, प्रोटीन, लिपिड्स बेसिकली फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, तो ये सारी चीजें डाइजेस्ट कर सकता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता होगा आई गेस।
तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेल को जो पावर देता है वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। इसके पास डबल कवरिंग होती है, ठीक है, टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है इसके पास, ठीक। जो बाहर वाला होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होगा? पोरस होगा, ठीक है। और जो इनर वाला होता है वो कैसा होता है? डीपली फोल्डेड होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इनर मेम्ब्रेन हो गया ये वाला, ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। तो इनर वाला कैसा होता है? पोरस होता है, और आउटर वाला फोल्डेड होगा। अब ये जो है ना फोल्ड जो है यहाँ पे ये बेसिकली क्या जनरेट कराते हैं? ये एटीपी जनरेट कराते हैं, एटीपी जनरेशन। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एनर्जी करेंसी हम इसको बोलते हैं। तो तुम जब भी कोई ग्लूकोज वगैरह पीते हो ना, तो वो बेसिकली करता क्या है? वो एटीपी ही जनरेट करवाता है तुम्हारी बॉडी से। तो वो जो एटीपी तुम्हें मिलेगी वही तुम्हें क्या देती है? एनर्जी देती है। एक होता है एडीपी भी होता है, एडीपी। तो एडीपी और एटीपी में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या हो गया? ट्राइफॉस्फेट हो गया। 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें 2 डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो जब तुम्हारे पे एडीपी, जब एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कराने का काम होता है, जो भी तुम्हारे एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं। एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करा देंगे, एक एक्स्ट्रा फॉस्फोरस दे देते हैं, सॉरी फॉस्फेट दे देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस कहते हैं क्योंकि एनर्जी जो एटीपी है तुम्हारा वही जनरेट कराता है ये, ठीक है। तो एटीपी बेसिकली एनर्जी है, एनर्जी इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? एक तरीके से तुम अपने दादाजी की तरह समझ सकते हो। इनके पास खुद का क्या हो गया? खुद का ही डीएनए है, खुद का ही राइबोसोम है, ठीक है। अब खुद का राइबोसोम होने का मतलब क्या हो गया? कि ये प्रोटीन जो है खुद बना सकता है। तो इसके पास खुद का ही प्रोटीन होगा, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद का बना सकता है। तो इसलिए तुम इसको अपने दादाजी की तरह मान सकते हो। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। अब कहीं कहीं जगहों पे अगर तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया विद आउटर मेम्ब्रेन के बिना मिलेगा तो इसको माइटोप्लास्ट कहते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन तुम्हें नहीं मिलता है, ये वाला मेम्ब्रेन जो है अगर वो नहीं मिलेगा, तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलते हैं, माइटोप्लास्ट कहते हैं।